सो हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेम। वेलकम टू बायो कैटलिस्ट। मैं यहाँ पे बात करूंगा अपने असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के बारे में, जो कि एडवर्टीजमेंट नंबर 50 के लिए मैंने 2022 में दिया था। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे अपने पीजीटी इंटरव्यू के बारे में भी बात करूंगा, जो अभी रिसेंटली 19 जून को हुआ है। सो ये दोनों इंटरव्यू मैंने दिए हुए हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो री एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है, और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वीडियो उनके जो आने वाले इंटरव्यू में बहुत हेल्प कर सकती है। सो आप इसको ज़रूर देखिए, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे शुरू करने से पहले ये कुछ मेरे बारे में है। मेरा नाम है प्रेम, और मैंने 2020 में एमएच सेट और सीएसआईआर नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करा था, तथा साथ में 2021 में मैंने गेट एक्सेल एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ, तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा, जो है अपना यूपीएचएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 50 था, उसका इंटरव्यू जो कि 25 अप्रैल को कंडक्ट हुआ था, और उसके बारे में बात करूँगा। उसके साथ-साथ जो रिसेंटली अभी मैंने जो पीजीटी बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए इंटरव्यू दिया था, और उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। और अभी आप सोच रहे हो कि पीजीटी के इंटरव्यू का क्या रिलेवेंस है यहाँ पे? तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो पहले यूपी पीजीटी और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एडेड कॉलेज के लिए अलग-अलग कमीशंस हुआ करते थे, और दोनों की जो है अलग-अलग कमीशन ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे। फिर क्या हुआ कि 2022 के बाद यहाँ इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, और दोनों ही एग्ज़ाम अब एक ही बॉडी कंडक्ट करवाती है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी जो पीजीटी के लिए रिसेंट में इंटरव्यू हुए हैं, वो जो है यूपी ईएसएससी जो एक कमीशन का नाम बना है, वो दोनों ही ये जो एग्ज़ाम उसी के अंडर में होते हैं, तो उसने ही कंडक्ट करवाया था। तो अभी रिसेंट में ही इंटरव्यू हुआ है, तो आपको एक रफ आइडिया हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे। सो आपकी थोड़ी बहुत मदद हो सके, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए, ये जो 3 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के बारे में बात करूँगा, पीजीटी का जो इंटरव्यू उसके बारे में, तथा क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरव्यू में आप क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में भी आपसे बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा जो है इंटरव्यू लेटर है, जो 2022 में हुआ था, 2021 की वैकेंसी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो आप सभी ने आई होप अपने-अपने इंटरव्यू लेटर्स डाउनलोड कर लिए गए हों, और सबसे पहले तो जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और आप सभी की तैयारियाँ अच्छी चल रही होंगी। सो यहाँ पे इसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे वो दे देते हैं सारे के सारे, जिनके भी इंटरव्यू लेटर्स अभी डाउनलोड हुए हैं, उन सब में दी हुई होगी। तो आप अपने जो है सारे सेट्स की 2-2 कॉपीज़ बना के रख लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड पहले से ही। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसको पढ़ भी सकते हैं, और आपने अगर अपना डाउनलोड कर लिया होगा, तो उसपे भी ये सारे मेंशन्ड होंगे। और प्लस इसमें एक चीज़ है कि जो उस टाइम पे यूपी एचईएससी जो कमीशन था, वहाँ पे जो उसी के परिसर में इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा रहे थे, तो उस टाइम पे ये जो 800 रुपीज़ की स्लिप यहाँ पे कटवानी पड़ रही थी सारे बच्चों को, जो-जो इंटरव्यू देने आ रहा था। आप इसको एज़ अ इंटरव्यू फी भी समझ सकते हैं। तो ये जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपीज़, तथा जो एससी एसटी के कैंडिडेट्स थे, उनके लिए 400 रुपीज़ इसकी जो फीस थी। बट अभी के आयोग के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं कि अब क्या होगा, क्योंकि मैंने पीजीटी का इंटरव्यू दिया है, तो उसमें तो ऐसा कुछ फीस नहीं था इंटरव्यू फी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद मे बी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू अपकमिंग, उसमें भी ये जो फीस जैसा कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, वो तो आपको पता ही चल जाएगा, और अगर आपने इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर लिया, तो उसपे सब मेंशन होगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये रहे डॉक्यूमेंट्स, आप देख लीजिएगा। और जो भी जिनका नहीं भी क्वालिफाई हुआ है, तो वो आने वाले समय में जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं, मे बी इस मंथ के एंड तक और में अगस्त तक वैकेंसीज़ आ जाएँगी, तो आप वो भी आप उसके लिए भी देख सकते हैं। सो आप ताकि पहले से रेडी रहें, डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के रखें। ओके? सो चलिए मूव करते हैं हम। ठीक है, देखते हैं। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के बारे में। तो जैसे ही मैंने एंट्री ली, 9 बजे से मेरा रिपोर्टिंग टाइम था, और उसके बाद मैं वहाँ पे गया, उन्हें स्लिप कटवाने को बोला। मैंने स्लिप कटवाने के बाद फिर उन्हें मेरे को एक फाइल दी, और वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी अरेंज करनी थी, वो सेल्फ अटेस्टेड, जैसे कि इंटरव्यू लेटर में मेंशन्ड है। सो फिर उसके बाद उन्हें ऊपर हॉल था एक वहाँ पे आयोग के परिसर में। तो हॉल में उनने मेरे को बिठाया, और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा था। तो 5-6 काउंटर वहाँ पे बने हुए थे, स्मूथली काम हो रहा था। और मेरा इंटरव्यू वो का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो भी काफ़ी ईज़िली हो गया था। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के होने के बाद वो नीचे उन्हें वहाँ पे पैनल नंबर असाइन कर दिया था कि आपका इस पैनल में है, आप वहाँ जाके बैठ जाइए। तो जो वहाँ पे एक कॉमन हॉल था बड़ा-सा, उसके चारों तरफ रूम से, जिसमें इंटरव्यू चल रहा था, पैनल थे। तो उसके बाद मैं वहाँ पे बैठा, और मैंने अपनी बारी का इंतज़ार करा। जैसे ही मेरा नंबर आया, तो मैंने एंट्री ली, और मैंने सबको ग्रीट करा। उन्होंने मेरे को बैठने को बोला। फिर बैठने के बाद उन्हें खुद ही मेरा नाम लेके, वहाँ पे जो चेयरमैन थे, उन्होंने बोला कि चलिए प्रेम जी, अपने बारे में कुछ बताएँगे? तो मैंने अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद फिर उन मेरा जो पहला क्वेश्चन था, उन्होंने मेरे से सीधा पूछा कि आप ज़ूलॉजी का की हिस्ट्री बताएँगे क्या? ज़ूलॉजी का क्या इतिहास है?
तो ये क्वेश्चन थोड़ा-सा मतलब मैंने उनको बोला कि जैसे एरिस्टोटल से शुरू करा मैंने कि एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ ज़ूलॉजी एंड मैंने बताया उसके बारे में। तो उन्होंने बोला कि नहीं-नहीं हम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था। उसके बाद उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन और पूछा था। सेकंड क्वेश्चन था उन्होंने बोला कि अच्छा चलिए ठीक है। आप जो सारे जो फाइलम्स के नाम है वो मेरे को सीक्वेंस से हमको बताइएगा। तो मैंने वो फाइलम्स के बारे में उनको बताया, नाम बताए एंड देन फिर उन्होंने पूछा अच्छा ठीक है। फिर उनका अगला क्वेश्चन था कि टिनोफोरा जो फाइलम टिनोफोरा एक माइनर फाइलम है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो मैंने वो उनके कैरेक्टरिस्टिक बताए और उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ किन 2 फाइलम्स के बीच में उसको प्लेस करते हैं। तो मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा अपोप्टोसिस के बारे में पूछा मेरे से क्या होता है अपोप्टोसिस? मैंने अपोप्टोसिस के बारे में बताया। फिर उसी का ही उन्हें काउंटर क्वेश्चन करा कि अच्छा अपोप्टोसिस होते हैं तो वहाँ पे एक फॉस्फोलिपिड जो है एक रोल प्ले करता है अपोप्टोसिस में, तो उस फॉस्फोलिपिड का नाम बताएँगे। तो मैंने बताया फॉस्फेटाइडिल सेरीन और वो जो इनर लीफलेट पे होता है, लेकिन जब अपोप्टोसिस होता है तो आउटर लीफलेट पे उसकी पोज़ीशन हो जाती है। तो वो एक अपोप्टोटिक सिग्नल की तरह काम करता है, तो ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा सेंट्रियोल के फंक्शन पूछे, देन प्लांट सेल में सेंट्रियोल क्यों नहीं होती है और वो मैंने बताया बट उन्होंने एक और पूछा था कि अच्छा व्हाट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल? तो जो मुझे नहीं पता था। फिर उन्हें खुद ही बोला कि अच्छा सेंट्रियोल का जो मेन फंक्शन होता है वो सेल की पोलैरिटी को डिटरमाइन करना होता है, ऐसे करके उन्हें खुद ही बताया मेरे को। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर जो है उनने गैमेटोजेनेसिस के बारे में पूछा, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस और जो oogenesis में क्या डिफरेंस है? वो उसके पूछा, फिर उनका इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, वो मेरे को बताइएगा। तो फिर मैंने उनको बताया बट यहाँ पे मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया था। तो मैंने बोला कि फीटस स्टेज देन एम्ब्रियो तो वो उनने मेरे से दोबारा पूछा कि आप फिर से बताएँगे? फिर इतने में मेरे को याद भी आ गया कि हाँ एम्ब्रियो पहले आता है देन फीटस स्टेज आती है। तो फिर उन्हें कोई कोई नहीं बोला, कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। फिर एक और क्वेश्चन था उनका कि जो है एडजुवेंट के बारे में मेरे से पूछा था कि एडजुवेंट के बारे में बताएँगे क्या होते हैं? तो वो मैंने बताया। और एक आई थिंक एंटीबॉडी का भी पूछा था कि एंटीबॉडी कौन-सी एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा क्रॉस करती है? फिर उसके बाद उन्होंने कहा चलिए बोर्ड टीचिंग करिए, तो क्या पढ़ाएँगे आप? उन्होंने खुद से ही बोला था क्या पढ़ाएँगे? कौन-सा टॉपिक तैयार करके लाए हैं? तो उस दिन जो है जिस दिन मेरा इंटरव्यू था 25 अप्रैल था। तो 25 अप्रैल को ही वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट होता है, तो मैं उसी के बेसिस पे चूँकि मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, तो मलेरिया में ही पीएचडी कर रहा हूँ, तो मलेरिया सब्जेक्ट टॉपिक तैयार करके ले गया था। तो मैंने वहाँ पे बोर्ड पे पढ़ाया और वहाँ पे शुरू करा कि टुडे इज़ 25th अप्रैल एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड एज़ वर्ल्ड मलेरिया डे एंड मैंने पूरा अपना टॉपिक शुरू करा। तो उसी टॉपिक से उन्होंने मेरे से आई थिंक 4 से 5 मिनट मैंने पढ़ाया था, फिर उससे उन्होंने काउंटर क्वेश्चन मेरे से पूछा कि अच्छा जो सेक्सुअल फेज़ होती है पैरासाइट की वो मतलब मॉस्किटो के अंदर ही क्यों होती है? व्हाई इट इज़ नॉट अकर इन मैन या ह्यूमन बीइंग? तो फिर मैंने उनको बोला कि वो टेम्परेचर का एक वो रहता है कि टेम्परेचर ही जो मेन रीज़न होता है कि मॉस्किटो के अंदर होती है। फिर उसके बाद उन्होंने वैक्सीन का पूछा कि वैक्सीन का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया अब तक? तो वो मैंने उसका थोड़ा बहुत आंसर दिया था कि इट इज़ हाइली पॉलीमॉर्फिक एंड इंटरसेल्युलर पैरासाइट सो इट इज़ फिर उसके बाद फिर मेरे से पूछा था टीचिंग को लेके तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे। ना ही मेरे से ऐसे जीके के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यही मेरा इंटरव्यू था और आई थिंक 10 से 12 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। उसके बाद फिर उन्होंने बोला ठीक है जाइए, तो मैं वहाँ से आ गया। तो ये तो था मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू के बारे में। अब मैं बात करता हूँ अपना जो है पीजीटी के इंटरव्यू के बारे में, कि जो मेरा पीजीटी का इंटरव्यू हुआ था वो कैसे हुआ था। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के बारे में, अब ये मैं पीजीटी के इंटरव्यू के बारे में आपसे बात करता हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अब आयोग मर्ज हो गया है और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का एक ही आयोग इंटरव्यू करवाएगा। तो ये भी आपको हेल्पफुल हो सकता है इसके बारे में भी जानना, क्योंकि अब आपको ट्रेंड पता चलेगा कि आयोग किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो पीजीटी का इंटरव्यू हुआ था अ, तो उसमें मैं गया, मतलब वही सेम प्रोसेस थी यहाँ पे भी। पहले गया मैंने, उन्हें गेट पे चेक करा, इंटरव्यू लेटर देखा, देन मेरा वहाँ पे बायोमेट्रिक, हाँ यहाँ पे वहाँ उस टाइम पे आई थिंक बायोमेट्रिक नहीं हुआ था बट इस टाइम पे बायोमेट्रिक हुआ था पीजीटी के टाइम पे। तो आप तैयार रहिएगा कि अब तो सब जगह ही बायोमेट्रिक होता है। तो मेरा बायोमेट्रिक हुआ, देन उन्होंने फाइल दी मेरे को, डॉक्यूमेंट्स अरेंज करे, फिर ऊपर मेरे को भेज दिया आयोग में फर्स्ट फ्लोर पे। वहाँ पे एक हॉल में 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ था। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, देन फिर री-वेरिफिकेशन हो रहा था। तो मैं ऊपर गया, वहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन हुआ, फिर उन्होंने बोला कि आप सेकंड वाली लाइन में बैठ जाइए, वहाँ पे री-वेरिफिकेशन हो रहा है। तो मैं उधर गया, मेरा री-वेरिफिकेशन हुआ, तो उन्होंने वो फाइल मेरी सबमिट कर ली और जस्ट मेरे को इंटरव्यू लेटर देके बोला कि आप ऊपर चले जाइए। तो मैं फिर जब ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद वहाँ पे एक और अलग से सिस्टम पे 2 लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे मैंने अपना इंटरव्यू लेटर दिया, तो उनने मेरे को वहाँ से एक नंबर होता है वहाँ पे, एक पूरा तुम्हारी डिटेल ज़्यादा कुछ नहीं होती, सिर्फ़ एक नंबर था वहाँ पे और आपका पैनल नंबर था कि आपको इस पैनल में जाना है। मेरा पैनल नंबर 7 था और एक नंबर उन्हें असाइन करा था, तो मैं पैनल नंबर 7 के आगे जाके बैठ गया, अपनी बारी का इंतज़ार करा। फिर वहाँ पे मैंने एंट्री ली,
जैसे ही मेरा नंबर आया तो एंट्री ली, मैंने सबको ग्रीट करा, और वहाँ पे, हाँ, यहाँ पे एक डिफरेंस था कि इन्होंने कोई नाम नहीं पूछा, कोई आपसे मतलब इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं था मेरा, उन्हें कुछ नहीं, जैसे ही मैं सीट पे बैठा और वहाँ से उन्हें मैडम थी, जो मैडम ने बोला कि क्या आपको पता है जीके पढ़ के आए हैं आप? तो मैंने कहा कि मैम थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, बट तो वो बोलते हैं कि आपको पता नहीं है 20 नंबर का जीके था इंटरव्यू में। तो मैंने कहा सॉरी मैम, ऐसे तो एडवर्टाइजमेंट में कुछ मेंशन नहीं था, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा उत्तर देने की। तो कह रहे 20 नंबर का था, तो मैंने सॉरी बोला उनको। फिर उन्होंने क्वेश्चन मेरे से जीके से क्वेश्चन पूछने शुरू करे। उससे पहले मेरे से पूछा था कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। ये थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा कि ये क्यों पूछ रहे हैं, बट एनीवे मैंने उसका बोला कि मेरा रफ आइडिया मैंने जो मैच करा था प्रीलिमिनरी आंसर की से, तो मेरा इतना सही हो रहा था, ऐसे बोला। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा शिक्षा मंत्री कौन है। देन उसके बाद उनने जीके से मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार, जैसे कि आपका शिक्षा मंत्री कौन है। देन मैंने वो आंसर करा क्योंकि रिसेंटली वो ट्रेंडिंग में चल रहा था। देन उन्होंने बोला कि जो बीजेपी का फर्स्ट टर्म था उसमें आपका एजुकेशन मिनिस्टर कौन था 2014 में, तो वो मेरे को याद नहीं था। तो मैंने सीधा सॉरी बोला कि मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। देन उन्होंने बोला अच्छा 2019 में एजुकेशन मिनिस्टर कौन था, वो भी मेरे को याद नहीं था। तो वो मैं, फिर उन्हें हेल्थ मिनिस्टर के बारे में भी मेरे से पूछा, तो वो भी मेरे को याद नहीं था। देन उन्होंने बोला कि अमेठी का सांसद कौन था 2019 में, तो वो मेरे को याद था, स्मृति ईरानी। तो वो मैंने उनको आंसर दिया। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसका नाम चेंज हुआ है, तो वो एचआरडी मिनिस्ट्री हुआ था उसका नाम, तो वो मेरे को याद था। तो वो मैंने उनको बोला। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आपके यूपी के जो एजुकेशन मिनिस्टर का नाम बताइए। तो वो मेरे को एक्चुअली मिनिस्टर्स का नाम तो याद नहीं था, बट मुझे पता था कि एजुकेशन मिनिस्ट्री हायर का के अलग एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं, और जो माध्यमिक वालों के अलग बनते हैं। तो वो मैंने इतना बताया, बट तो ये सॉरी बोल के आगे बढ़ गया कि मेरे को नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं बोला चलो कोई नहीं। फिर उन्हें बोला मुझसे कि अच्छा आपका जो स्पेशलाइजेशन क्या था मास्टर्स में, तो मैंने बोला एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा सॉलिड वेस्ट के बारे में बताइए। फिर मैंने सॉलिड वेस्ट के बारे में बताया। फिर उन्होंने उसके जो मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो मेरे से पूछा। देन उन्होंने कहा चलिए ओके। फिर उन्होंने बोला अच्छा एल्गी को डिफाइन करिए। तो मैंने एल्गी को डिफाइन करा। तो उसी में से उन्हें काउंटर क्वेश्चन करा। अच्छा मैंने जब एल्गी को डिफाइन करा कि ये थैलस स्ट्रक्चर होती है, इसमें रूट स्टेम एंड लीव जैसे स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा फिर ब्रायोफाइट में होते हैं क्या ब्रायोफाइट? तो मैंने बोला नहीं मैम ब्रायोफाइट में भी नहीं होती, बट रूट स्टेम और लीव लाइक स्ट्रक्चर उसमें होती है। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है ओके। फिर उन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा कि एसिड रेन क्या होती है। तो मैंने एसिड रेन के बारे में बताया वहाँ पे। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा पॉल्यूशन के बारे में पूछे मुझे था कि एयर पॉल्यूशन, आप कोई माइक्रोब का नाम बताएंगे जो एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब को डिटेक्ट करता है या इंडिकेटर का की तरह काम करता है। तो मैंने बोला कि हाँ वहाँ पे फंगल और जो एल्गल एसोसिएशन होता है उस स्ट्रक्चर को लाइकेन बोलते हैं, और वो सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मतलब सॉरी सल्फर डाई पॉल्यूशन को डिटेक्ट करता है एयर में। तो वो फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो एल्गी का रोल क्या होता है उसमें और फंगस का रोल क्या होता है, वो मैंने बोला। मैंने एक दो उसको बताया कि जो फल एल्गी फोटोसिंथेटिक होती है, और जो फंगस होते हैं वो जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके एल्गी को प्रोवाइड कराता है। तो ये बताया मैंने उनको। फिर उनने एक क्वेश्चन और पूछा था कि अभी एक क्वेश्चन था उनका कि जो है, उनका एक क्वेश्चन था कि बायो रेमेडिएशन के बारे में बताइए कुछ। तो वो बायो रेमेडिएशन को मैंने एक्सप्लेन करा। फिर उनने, ये मेरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन थे, फिर उनने टीचिंग के भी कुछ क्वेश्चन पूछे। जैसे कि एक क्वेश्चन उनका था कि क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं, तो आप कैसे उसको टैकल करेंगे? कोई बच्चा है, एक शैतान बच्चा क्लास में, हर क्लास में होता है, तो मान के चलो एक शैतान बच्चा है, वो आपने 2-3 बार उसको समझाया, वो चुप नहीं बैठ रहा है, तो आप क्या करोगे? तो मैंने उनसे बोला कि मैम मैं पहले समझाऊंगा 1-2 बार। फिर उन्होंने फिर खुद ही बोले वो कि तो उसके बाद पीटोगे? तो मैंने बोला नहीं सर, पीटना तो अलाउ नहीं, मैं प्रिंसिपल ऑफिस में कंप्लेन करूंगा। तो फिर उन्होंने खुद ही बोला कि नहीं, कंप्लेन करना भी अलाउ नहीं है, प्रिंसिपल ऑफिस तक बात जाने ही नहीं देना है, आप कुछ नहीं कर सकते उनको। फिर उसके बाद इतना बोला। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, और आप जब पढ़ाओगे, क्लास ले रहे हो, तो वहाँ पे क्या नई नई मेथोडोलॉजीज आप फॉलो करोगे ताकि बच्चे क्लास में मतलब एंगेज रहें? उसके बाद ये क्वेश्चन हुआ, मैंने इसको आंसर करा। फिर इसके बाद उन्होंने बोला अच्छा चलिए पढ़ाइए। मेरे से पूछा कि अच्छा आपने मास्टर्स कौन सा सब्जेक्ट था आपका? तो मैंने कहा जूलॉजी। तो फिर उन्होंने खुद ही बोला कि बॉटनी से कोई टॉपिक पढ़ाइए। फिर मैं उठ के गया बोर्ड तक। फिर मैं बोर्ड पे जैसे पढ़ाने वाला था, तो उन्होंने बोला अच्छा आप मेंडल्स के लॉ पढ़ा दीजिए। तो मैंने वहाँ पे मेंडल के जो 3 लॉ होते हैं वो एक्सप्लेन करे। और वहाँ पे थोड़ा सा शायद कुछ उनको कन्फ्यूजन हुआ था कि जैसे कि मेंडल का जो एक लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो उसको मैंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ना लिख के लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स लिखा। तो उनने बोला कि ये कौन सा लॉ है, ये मेंडल ने कब दिया? तो आई थिंक मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, बट मैंने उनको एक्सप्लेन करा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने ये लॉ दिए थे, डोमिनेंस और आपका प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, और इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। एंड जो थर्ड लॉ तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो उसको जो डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए दिया था। फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है आ जाइए आप। फिर मैं गया, और उसके बाद मेरे से पूछा कि ठीक है आप
क्या कर रहे हैं अभी उसके बारे में, तो मैंने कहा पीएचडी कर रहा हूँ, और ये अपना बताया, फील्ड का बताया। फिर उसके बाद बोला ठीक है, पीएचडी से उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछे, ना ही मुझसे ये पूछा कि क्या क्यों ये ऐसे करके, कहा ठीक है आपका हो गया है। और आई थिंक 10 से 12 मिनट ये भी इंटरव्यू चला था, और फिर मैं निकल के आ गया। तो ये तो थे मेरा दोनों इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में। अब मैं थर्ड पॉइंट पे बात करूंगा कि आप अपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू होने जा रहा है उसके लिए क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो देखिए जैसे कि इन लोगों ने इस बार क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों से इनने जीके के क्वेश्चन पूछे भी नहीं थे, बट कई सारे बच्चों से बोल रहा था। जैसे मेरे से तो स्पेसिफिकली उन्होंने बोल दिया था कि 20 नंबर का आपका जीके है। तो चूंकि इंटरव्यू 50 नंबर का होता है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का 30 नंबर का होता है, तो मे भी इस बार भी वो कुछ बोलें कि आपका 10 नंबर का 5 नंबर का जीके है। तो आप जो करंट कुछ तैयार करके रखिएगा अपने अपने सब्जेक्ट, अपनी जो फील्ड में कुछ करंट इन्वेंशन या जो भी नया जो इश्यूज चल रहे हैं उसको पढ़ के रखिएगा। साथ में हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर्स वगैरह हैं, वो उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपके जो यूपी में भी कौन कौन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री हाई और लोअर में दो अलग अलग एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं, तो वो देख लीजिएगा आप। और थोड़ा-सा करंट का भी ध्यान रखिएगा, करंट में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, नोबेल वगैरह प्राइज़ किसको क्या मिला है। जैसे कि हाँ, मेरे से एक क्वेश्चन और पूछा था, मुझे याद आया अभी कि मेरे से ब्रिटेन की करेंसी के बारे में भी पूछा था, तो वो मुझे पता था, तो मैंने वो बता दिया था। तो ऐसे कुछ बेसिक से क्वेश्चन्स आप थोड़ा-सा ध्यान से अभी देख लीजिएगा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, 10 से 15 दिन है, तो हो जाएँगी ये चीज़ें। और आपको सभी को शुभकामनाएँ बहुत-बहुत, जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो ठीक है, फिर आगे वाले वीडियो में, आने वाले वीडियोज़ में भी मैं कुछ लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा। उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।